क्यूबिक या BCC। ओके, वी आर टुडे गोइंग टू सी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का यदि क्लोज पैकिंग किया जाए तो कितना स्पेस ऑक्युपाइड होता है और कितना स्पेस खाली छूटता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके दिमाग में एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लाना चाहता हूं। दिस इज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पे क्या होता है, सारे कॉर्नर पे पार्टिकल्स रहते ही रहते हैं और साथ में एग्जैक्टली एक बॉडी के अंदर भी रहता है। तो आई सपोज आप लोगों को ये फिगर दिमाग में आ रही होगी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसा देखने में होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो सकती है? कोई मुझे बता सकता है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो सकती है? एनीबॉडी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो सकती है? जल्दी श्वेता बताओ बेटा, बोलिए। नहीं मालूम? देखो सर 8। वेरी गुड। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि ये जो बॉडी वाला है, ये जो बीच में है, इसको नीचे से जो चार रहते हैं वो उसको टच करेगा और ऊपर से जो चार रहते हैं वो भी उसको टच करेगा। तो हर एक एटम को चार ऊपर वाला लेयर, ये जो चार ऊपर वाला लेयर है और ये जो नीचे चार वाला लेयर है वो उसको टच करेगा। तो मतलब हर एक एटम इज इन कॉन्टैक्ट विद 8 नेबरिंग एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए will be equal to 8। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दिमाग में रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है, इसका मतलब हर एक स्फीयर को 8 नेबरिंग स्फीयर टच करती है। ओके, और किस तरह? 4 above और 4 below। बड़े अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। effective number of atoms per unit cell कितनी होती है? anybody? effective number of atoms per unit cell कितना होगा? 2 होगा। effective number of atoms होगी 2। कैसे? कॉर्नर वाले से 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। टोटल कितनी कॉर्नर? 8 है ना, और प्लस 1 बीच में। देखो 8 कॉर्नर पे है तो 1/8 into 8 प्लस 1 एग्जैक्टली बीच में है, तो गया 1 + 1 कितना हो गया? 2 एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल कितने एटम आएंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में? 2 एटम्स पर यूनिट सेल। यदि आप लोग अपने दिमाग में लाओगे तो मैंने आप सभी को स्पेस फिलिंग मॉडल दिखाया था, और स्पेस फिलिंग मॉडल में आप लोगों ने देखा था कि कॉर्नर वाले एटम जो होते हैं वो डू नॉट टच। कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो एटम टच कहां होते हैं? तो एटम आर टचिंग अलोंग द बॉडी डायगोनल। देखो ये वाला एटम, ये वाला बीच वाला और ये वाला एक दूसरे को टच करेगा। यदि हम लोग स्पेस फिलिंग मॉडल देखें तो बॉडी डायगोनल के अक्रॉस एटम एक दूसरे को टच करती है। तो बॉडी डायगोनल के अक्रॉस टच करती है। तो चलो हम लोग देखते हैं। एक एटम हो गया ये कॉर्नर पे, दूसरा एटम जो है वो एग्जैक्टली जो बॉडी पोजीशन पे है, और तीसरा फिर से जो पीछे वाला कॉर्नर पे है। ये वाला पीछे वाला कॉर्नर, बीच वाला, और ये वाला आगे वाले का नीचे वाला कॉर्नर। तो ये एक दूसरे को टच करेंगी। तो ये ध्यान देना है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम टच करते हैं दैट इज अलोंग बॉडी डायगोनल्स। ओके, आप सभी को मालूम होगा कि जो क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है इट इज इक्वल टू √3a। ओके, क्यूब का बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू √3a।
और इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम यदि हम रिप्रेजेंट करें तो देखो इसका r, यहां से यहां इसका r, इसका 2r, ठीक है ना, ये एक r, ये एक r, 2r है बॉडी डायगोनल पे, और ये और एक r। तो यदि बॉडी डायगोनल का टोटल लेंथ को हम लोग देखें तो कितना है, 2r r r इक्वल टू 4r, तो 3a इज इक्वल टू 4r आ गई। और यदि मैं एज का बात करूं, a इज द एज, ये वाला एज होता है ना, तो एज इज इक्वल टू 4r by root 3, it will be 4r by root 3। got it? understood? चलिए, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यदि वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल का बात करें तो कितना वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल होगा, कोई मुझे बता सकता है? एनीबॉडी? नो, वेरी सिंपल बेटा, देखो सर AQ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। एक क्यूब यदि अंदर में रहेगा यूनिट सेल का तो उसका कितना वॉल्यूम होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और यदि z नंबर ऑफ एटम होगा तो z इनटू 4/3 पाई r क्यूब, तो roughly it will come 2 into 4/3 पाई r क्यूब। इतने सारे एटम्स बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में अंदर रहते हैं एक यूनिट सेल का, और बाकी जगह खाली रहता है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेटा आप निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगी आपकी इक्वल टू a क्यूब विच इज इक्वल टू 4r by root 3 क्यूब, 4r by root 3 का होल क्यूब। ओके, यही है। आप पैकिंग फ्रैक्शन की बात की जाए तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है आप सभी को मालूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल है 2 into 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 4r root 3 का होल क्यूब। ओके, कोई दिक्कत? इसका होल क्यूब होगा ना, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो r क्यूब कट जाएगा, बाकी सारे जो बचेंगे वेरिएबल ही बचेंगे। ये r क्यूब ये वाले कटेगा ना, ये वाला ये वाले कट जाएंगे, r क्यूब जाएगा। ओके, तो अभी मैं नहीं काट रहा हूं क्योंकि वो अंदर ही है, तो ये वाले और ये वाले कट जाएंगे, बाकी जो होता है वेरिएबल होता है। तो ये वेरिएबल्स को यदि आप सॉल्व करोगे वैल्यू डाल के तो इट विल कम अराउंड 0.68, ये आएगी 0.68। तो यदि बात की जाए पैकिंग एफिशिएंसी की, पैकिंग फ्रैक्शन तो 0.68 आया, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज 68% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का आप 68% जो होता है वो ऑक्युपाई करते हो एटम के साथ, और बाकी जो 32% होती है दैट इज void space. Okay, got it? Understood? If anybody has any problem, यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ तक पूछो जल्दी। नहीं समझ आई वो भी बोलना है, जल्दी से बेटा, कोई भी, चलो जल्दी पूछो। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत नहीं? श्वेता बेटा कोई दिक्कत आपको समझने में? नो सर। सोनाली कोई दिक्कत? नो, आई सपोज मैं देखो एक बार बच्चों लोग से बात कर लेता हूँ, यदि कोई प्रॉब्लम है तो। सत्यम बनर्जी कोई दिक्कत है क्या आपको समझने में? सत्यम नो समझ गए? रजनीश आ रहा है समझ? ओके, सोनाली गोराई समझ आ रही है बेटा? यस। ओके बेटा, चलो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिमाग में रखने हैं मैं बता देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, और ये आपको दिमाग में रखना है कि 68% जो होती है
ऑक्युपाइड स्पेस। ओके, और एज का जो लेंथ होता है इट इज इक्वल टू 4r/√3, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये आपको इतना मिनिमम दिमाग में रखना है। एंड नेक्स्ट वी विल सी अनदर पार्ट इज कैलकुलेटिंग द डेंसिटी। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है सबको मालूम है, मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आप लोगों को तो मालूम ही है, इट्स 4r/√3 का होल क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम को मैं लिख देता हूं पहले ही, 4r/√3 का होल क्यूब। ओके, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। और मास ऑफ एटम्स, कितने सारे एटम हैं? 2 एटम्स है ना? कितने सारे एटम होते हैं? 2 एटम। तो 2 एटम है, और 2 एटम का मास क्या होगा? मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास डिवाइडेड बाय Na। तो ये क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम। दिस इज मास ऑफ 1 एटम। तो बेटा आप मास ऑफ 1 एटम आपको पता चल गया। टोटल 2 एटम है तो 2 इंटू m/Na। Na नीचे आता है, गॉट इट, अंडरस्टूड। ये भी दिमाग में रखना है, m/Na इज मास ऑफ 1 एटम। 1 एटम का मास इंटू कितने सारे टोटल एटम? 2 एटम, 2 इंटू m/Na बाय a क्यूब, इट्स वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम आपको डेंसिटी मिल जाएगी आराम से। ओके, तो डेंसिटी कैलकुलेशन कभी भी आए आपका बॉडी सेंटर्ड में तो z के पोजीशन पे आपको 2 ले लेना है। बाकी फॉर्मूला आपको याद होगी, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ है आपको साथ। z into m/Na into 4r√3/3। अच्छा, m क्या होती है कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज m? m क्या होती है? मास, मोलर मास। मोलर मास। मोलर मास। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। जो एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो एटम्स आपस में टच कर रहे हैं यहां पे, वो कितने डिस्टेंस पे टच कर रही है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ? वेरी स्मॉल क्वेश्चन। जो एटम्स एक दूसरे को टच कर रही है वो कितने डिस्टेंस पे टच कर रही है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ? कोई मुझे बता सकता है क्या? सर √3a/4। √3/4 नहीं बेटा, √3a/4। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन में। देखो ये एटम जो टच कर रहा है, 2 एटम टच कर रही है, तो कितना डिस्टेंस है इसका r और इसका 2r। 2r। 2 एटम 2r डिस्टेंस पे टच 2r√3। 2r मैं बोला अब एज लेंथ, ठीक है? यहाँ पे देखो √3a डिवाइडेड बाय 2, 4r डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या किया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2r हो गई ना। तो 2r, ये तो 2r है, तो 2r इज इक्वल टू √3a/2 है ना? इतना ही डिस्टेंस पे टच कर रहा है। ये है नेबरिंग एटम। और वो भी नियरेस्ट वाला। नियरेस्ट वाला नेबरिंग एटम कितना डिस्टेंस पे है? √3a/2। ओके, आई सपोज सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बताना मुझे। नियरेस्ट एटम, जो एटम जो सबसे सामने है वो कितना डिस्टेंस पे है? √3a/2। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एनीबॉडी एनी डाउट? जल्दी पूछ लो। आगे बढ़ूं कि फिर से एक्सप्लेन करना है कुछ इसमें? इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा मुझसे पूछ लो अभी। शैल आई मूव फॉरवर्ड कि कुछ इसमें एक्सप्लेन करना है? यस और नो तो बोलो आप लोग अपने एंड से, कि बैठे रहोगे चुपचाप? नो सर। आगे बढ़े? नो डाउट सर। यस सर। चलो आगे बढ़ता हूं।
देखिएगा, द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डील, आराम से इसे समझना है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से समझो। वॉइड्स, वॉइड्स क्या होते हैं, आई एम गोइंग टू डील वॉइड्स। Voids are empty space remaining between particles during formation सर ऊपर वाला नहीं दिख रहा है सर। of a solid। आप बेटा क्या बोल रहे हो? सर जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं ना सर, तो बहुत ज्यादा ऊपर हो जा रहा है सर, नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रही है, बोर्ड तो क्लियर है बेटा, आप अपने मोबाइल को थोड़ा सेट करो। सर ऊपर सबसे स्टार्टिंग वाला जो लाइन है ना सर, वो नहीं दिख रहा है सर। ये लाइन नहीं दिख रही है मेरा, ओनली वॉइड्स। सर दिख रहा है, सर दिख रहा है बेटा आपके मोबाइल में क्लियर दिख, ठीक है ना बेटा, थोड़ा सेटिंग करो, ठीक हो जाएगी, ठीक है। Voids are empty space remaining between particles during formation of a solid। मानो एक सॉलिड का निर्माण हो रहा है, जब एक सॉलिड का निर्माण होता है तो पार्टिकल्स आपस में पैक होते हैं, ओके, गॉट इट। तो देखो ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है जहां पे पार्टिकल्स भरा है, उस जगह क्या हर जगह पार्टिकल्स है? नहीं, ये वाला पोर्शन खाली है, खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। ओके, मैंने बहुत कम पार्टिकल्स बनाए हैं, तो पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, वॉइड क्या है? खाली जगह जो बच जाते हैं जब एक सॉलिड तैयार होता है, ओके, एम्प्टी स्पेसेस, या बोल सकते हो वॉइड वो जगह होते हैं जहां पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता, ओके। वॉइड जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वॉइड इज ट्रायंगुलर वॉइड, ओके। ध्यान देना है कि ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है, ठीक है। इन टू डायमेंशनल AB type hexagonal closed packing, triangular void are observed। आप सभी को ध्यान होगा कि जब हम लोग टू डायमेंशनल AB टाइप के पैकिंग किए, टू डायमेंशनल AB टाइप पैकिंग आप लोगों को याद होगा, इट्स समवट लाइक दिस। ओके, ये थी टू डायमेंशनल AB टाइप पैकिंग, जहां पे इसको यदि मैं A लेयर मान लूं, ये B लेयर मान लूं, तो फिर से A रिपीट होती है, फिर B आती है, ओके। इट्स टू डायमेंशनल AB टाइप पैकिंग। तो यहाँ पे बेटा देखो ये स्पेस को देखो, यदि आप यहाँ पे गौर करोगे तो एक आपको ट्रायंगल टाइप की दिखेगी, दिख रही है कि नहीं? एक उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है, गॉट इट। और आप यहाँ पे गौर करोगे तो आपको एक सीधी ट्रायंगल दिखेगी, ओके, लाइक दिस वन ये एक सीधी ट्रायंगल दिख रही है, फिर उल्टी ट्रायंगल, ऊपर में सीधी, फिर नीचे में उल्टा ट्रायंगल, ओके। तो ट्रायंगुलर वॉइड उसको बोलते हैं जो टू डायमेंशनल AB टाइप हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में आपको दिखता है, ओके। और ये दो तरह से नजर आती है। इन वन लेयर the apex बोलो तो मुंडी, in one layer the apex of triangle points upward
and in other points downward। देखो टू डायमेंशनल एबी टाइप का जो पैकिंग होता है, तो एक लेयर में आपको ट्रायंगल की मुंडी ऊपर दिख रही है, दूसरी लेयर में ट्रायंगल के नीचे मुंडी जो है वो नीचे दिख रही है। तो ये दो टाइप की ट्रायंगल वॉइड आपको दिखता है। गॉट इट। और आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है वो कितने एटम्स के टच में रहती है? ट्रायंगुलर वॉइड कितने एटम के टच में रहती है? सर 3 एटम। 3 एटम के टच में रहती है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा, देखो 1 2 3 3 एटम्स में टच में रहती है ट्रायंगुलर वॉइड। तो मतलब फॉर्म्ड बिटवीन 3 एटम्स। तो 3 एटम्स के बीच में बनता है आपका ट्रायंगुलर वॉइड। ओके, ट्रायंगुलर वॉइड इज फॉर्म्ड बिटवीन 3 एटम्स। ओके, नेक्स्ट टाइप का वॉइड हम देखते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती है? फॉर्म बिटवीन 4 एटम्स, 4 एटम्स के बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड। देखना ध्यान से, मानो ये एक एटम, ठीक है, ये एक एटम है, ये एक एटम, ठीक है ना। ये 3 एटम के बीच में आपको खाली जगह दिख रही होगी, और आप क्या करो, अब ऊपर से आप एक और एटम को रख दो। ओके, मैंने ऊपर में एक एटम को रख दिया उसके ऊपर। तो जो होल आपको दिख रही थी नीचे वाला, वो कितने एटम से आप टच में हैं? एक ऊपर वाला, ये दूसरा साइड, ये तीसरा, और ये जो ऊपर से मैंने रखा चौथा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है 4 एटम से टच में है। गॉट इट। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देखो अब मैं कभी भी टेट्राहेड्रल वॉइड लिखूंगा तो उसको शॉर्ट में लिखूंगा THV। THV मींस टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो रहेगी बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 into effective number of atoms per unit cell। okay, number of tetrahedral voids will be दुगना जितना एटम्स होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिमाग में रखना है, बस ये ध्यान देना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने एटम के टच में रहती है? 4 एटम की। ये जो होल है नीचे वाला, जो होल बन रहा है वो कितने एटम से टच में आ रहा है? 1 2 3, और ऊपर में जो चौथा रखेंगे 4। ओके, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। formed between 6 atoms। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनती है वो 6 एटम्स के बीच में बनती है। ओके, बिटवीन 6 एटम्स। ध्यान से देखो किस तरह। तीन एटम है। ओके, एक पल के लिए मानो ये 3 एटम का यदि हम सेंटर जोड़ते हैं, ये तीनों एटम का हम सेंटर जोड़ते हैं, तो हमें कैसा मिलेगा? एक सीधा ट्रायंगल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जोड़ो, एक सीधा ट्रायंगल मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर में एटम कैसे रखने हैं, ध्यान से देखो। ओके, 3 एटम सीधे ट्रायंगल। अब देखो ये जो है, इन तीनों का मैं सेंटर जोड़ूंगा तो मुझे कैसा ट्रायंगल मिलेगा? एक उल्टा ट्रायंगल।
मिलेगा। यहाँ पे एक एटम था, इस जगह एक एटम, इस जगह एक एटम। तो एक सीधा ट्रायंगल और एक उल्टा ट्रायंगल के बीच में जो वॉइड होती है दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम के टच में है, ध्यान से देख लो बेटा। एक ऊपर, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा जो ऊपर में उल्टा ट्रायंगल, पांचवा ये और दूसरा छठा। ओके, तो 6 एटम्स के बीच में जो वॉइड बनता है दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बेसिकली आप समझ सकते हो 3 एटम्स रखे, वहां पे कुछ जो वॉइड्स था और उसके ऊपर और 3 एटम रखे। ओके, उल्टा ट्रायंगल के फॉर्म में, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड OHV, octahedral void, okay, that will be equal to effective number of atom। हम लोग effective number of atom को Z से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगी इज इक्वल टू effective number of atoms per unit cell। तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि आपको एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिया तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिया तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? जल्दी आंसर दो, जोर से बोलो जिसने आंसर दिया। 4। 2 होंगे टेट्राहेड्रल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सर? 2। 2 होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4। 4 हो जाएगा। 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे सर? 2। Okay, this idea should be clear to you. Okay, देखो एक बात आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग जब भी मैं कुछ पूछूं ना आप लोगों से तो मोबाइल को थोड़ा आप लोग ऊपर कर लेना, अपने मुंह के पास लाना, फिर आंसर देना, तो आवाज मेरे पास अच्छे से आएगी। नहीं तो आप लोग बोल देते हो और आवाज नहीं आती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको याद रखना है इज इक्वल टू हाउ मच? 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स या 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स? 2 into effective number of atoms. Octahedral void is equal to Z. ओके, चलिए देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट को मैं टच करने वाला हूं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसे ध्यान से देखना है क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से देखा गया है कि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन इस टॉपिक से आए। ओके, बहुत ध्यान से देखना है इस टॉपिक को। इट्स limiting radius ratio, जिसको हम लोग LRR भी बोलते हैं। ओके, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ध्यान से देखिएगा ये क्या है। देखिए मैं यहां पे लिखा हूं जिंक सल्फाइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलने का मतलब होता है कि नेबरिंग कितने एटम्स टच करता है। मतलब एक जिंक के जो आयन है उसके अगल बगल 4 और आयन्स उसको टच करती है। सिमिलरली जो एक सल्फाइड आयन है उसके अगल बगल भी 4 आयन्स और उसको टच करती है। मीनिंग बोलने का क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप, जैसे जिंक सल्फाइड है तो एक जिंक आयन के बगल में 4 और अलग आयन और एक सल्फाइड के बगल में और 4 अलग आयन। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कितने पार्टिकल्स टच करते हैं हर एक एटम। ओके, तो बोलने का मतलब क्या है कि हर एक एटम्स को
जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स टच करता है, मानो यहाँ पे हर एक एटम को 4 एटम टच करता है, यहाँ पे हर एक एटम को 6 एटम टच करता है, यहाँ पे हर एक आयन को 8 आयन टच करती है। तो बोलने का मतलब क्या है, जब नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन जो टच कर रही है वो चेंज हो रही है, तो स्ट्रक्चर भी चेंज होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना मुझे बताओ। एक एटम को 4 एटम बगल से टच कर रहा है और एक एटम को 8 एटम बगल से टच कर रहा है, तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा सर। डिफरेंट होगा। 8 एटम पैक होगा वहां पे 4 एटम पैक होगा, तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होनी ही है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने में, व्हाई अ कंपाउंड adopts a certain structure। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों एक कंपाउंड सिर्फ एक ही टाइप का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को पकड़ता है, ठीक है? क्यों एक कंपाउंड सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को पकड़ता है, क्यों वो दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं पकड़ता? यदि मैं बात करूं एक कंपाउंड ए बी टाइप समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल NaCl, ओके। एक सोडियम को कितना क्लोराइड रिक्वायरमेंट है? एक ही क्लोराइड रिक्वायरमेंट है। या मैं Ab2 टाइप का कंपाउंड का बात करूं, फॉर एग्जांपल CaF2, एक कैल्शियम आयन को बनाने के लिए कितनी फ्लोराइड की रिक्वायरमेंट है? 2 फ्लोराइड आयन की रिक्वायरमेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे एक को रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 की रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एक कैटायन को 2 एनायन चाहिए, यहाँ पे एक कैटायन को 1 ही एनायन चाहिए। तो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है, ओके। बट बोलने का मेरा मतलब है स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या क्या पे डिपेंड कर सकती है। तो यदि मैं बात करूं आपके सामने में, कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स अपॉन, कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो अगल बगल में कितना एटम है, या ये भी बोल सकते हैं उसका स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर या बोलो तो रिवर्सली स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर या स्ट्रक्चर जो डिपेंड करेगी वो क्या क्या पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ एटम और आयन। एटम के साइज और आयन के साइज पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगी। छोटी होगी तो ज्यादा घेर सकता है उसको, बड़ी होगी तो कम घेर सकता है उसको। तो साइज ऑफ एटम और आयन पे ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करेगी। क्या बोलो तो स्ट्रक्चर भी डिपेंड करेगा इससे। नंबर 2 और किस पे डिपेंड कर सकता है? कंडीशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन। आप सभी को मालूम है कि जब एक क्रिस्टल हम बनाते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर कंडीशन को रखते हैं, दैट इज टेम्परेचर कुछ होती है, प्रेशर कुछ होती है, या रेट भी कुछ होती है। रेट को मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन को हम काफी स्लो रखते हैं जब हम क्रिस्टल बनाते हैं, तो उसमें भी आगे पीछे होता है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस आएगा। तो ये 2 पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे डिपेंड कर रही है। पहला साइज ऑफ एटम, एटम के साइज पे या आयन के साइज पे। दूसरा क्या कंडीशन आपने रखा था जब उस क्रिस्टल को तैयार किया। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। जो एलिमेंट्स या जो एटम्स या जो आयन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर भी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली डिपेंड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होगा तो सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको खासकर दिमाग में एकदम बैठा के रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे डिपेंड करेगी, और इनवर्सली कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो स्ट्रक्चर भी किस पे डिपेंड करेगा। साइज, कंडीशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, जो सारे चीज प्रेजेंट हैं, ओके, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। यदि इसको हम लोग
आयनिक कंपाउंड एज ए एग्जांपल लेके थोड़ा समझने का कोशिश करें। एग्जांपल मैं लेता हूं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, एक आयनिक कंपाउंड तैयार कर रहा हूं। तो जब मैं आयनिक कंपाउंड तैयार करूंगा तो ऑब्वियसली उसमें कौन कौन से फोर्सेस प्ले में आएंगे। उसमें पॉजिटिव आयन होगी, नेगेटिव आयन होगी, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव पॉजिटिव आयन भी सामने आएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण कौन सा फोर्स आएगा, अट्रैक्शन आएगा ऑब्वियसली, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण क्या आएगा, तो रिपल्सिव आएगी। तो जब एक आयनिक कंपाउंड आप बनाओगे तो आपको किसको मैक्सिमम रखना है और किसको मिनिमम रखना है, अट्रैक्टिव को मैक्सिमम रखना है कि रिपल्सिव को मैक्सिमम, अट्रैक्टिव को। यस, हमें ये वाला मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम कांटेक्ट ये होनी चाहिए, और ये वाली जो होनी चाहिए मिनिमम कांटेक्ट, है कि नहीं। मैक्सिमम मतलब नहीं, सॉरी, ये मैक्सिमम रहेगा क्या, नो सर, उल्टा किया मैंने, ये होगा मिनिमम। सेम चार्जेस कम कांटेक्ट में रहेंगे, डिफरेंट चार्जेस ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, इनको मैक्सिमम कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द मेथड बाय विच मैं एक आयनिक कंपाउंड को तैयार कर सकता हूं। एंड ऑब्वियसली वन थिंग आपके दिमाग में होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यदि देखा जाए तो एनायन का जो साइज होता है दैट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन। तो दिक्कत मोस्ट ऑफ द केसेस में एनायन की साइज क्या होती है, कैटायन की साइज से क्या होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है सर। बड़ी होती है मोस्ट ऑफ द केस में। तो चलो एक छोटा सा मैं केस ले रहा हूं आपके सामने में, ध्यान से देखिए। सपोज करो एक पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड है जहां पे 3 नेगेटिव आयन है, दैट इज एनायन। अब इसमें ये जो बीच में है खाली जगह है, और खाली जगह में आयनिक कंपाउंड में हम क्या कर सकते हैं, कैटायंस को घुसा सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, वॉइड का मतलब यूं तो खाली स्पेस होता है, पर आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान जो वॉइड स्पेस है उसमें छोटी सी कैटायन को हम अंदर में रख सकते हैं। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, एक कैटायन इसके अंदर में रख दिया, ठीक है ना। आपको ब्लू कलर का कैटायन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। यस सर। यस। तो अब देखो बेटा ध्यान से कि ये जो कैटायन है क्या किसी एनायन को टच किया है, नो सर, नो सर। टच किया, ध्यान से देखिएगा थोड़ा इमेज को, नहीं टच किया है, पर ये लोग तो टच किया है, नेगेटिव नेगेटिव टच में है, नेगेटिव नेगेटिव टच में है, नेगेटिव नेगेटिव टच में है। इसका मतलब क्या है, रिपल्सिव वाली जो फोर्स है वो यहाँ पे ज्यादा है कि कम है, कम है सर। कम है, कम है रिपल्सिव वाली, तभी तो सर कांटेक्ट में है सर। कम है रिपल्सिव, टच में है, नेगेटिव नेगेटिव टच में है, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं आपको टच में दिख रही है क्या, नो सर, रिपल्सन ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे रिपल्सन क्या है, ज्यादा है, और अट्रैक्शन वाली जो टच है वो बहुत कम है। क्या ये कंपाउंड स्टेबल होगा, नो सर। नो सर, कभी नहीं होगा, नहीं स्टेबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कैटायन का साइज को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है ना। मैं कैटायन के साइज को थोड़ा बड़ा, जब मैं बड़ा करता हूँ तो देखो क्या होता है, अब मानो मैं कैटायन के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर, अब मैं कैटायन के साइज को बड़ा कर दिया। अब ये जो कैटायन है
ये क्या कर रहा है, सारे एनायन को टच कर रहा है। ये कैटायन क्या कर रहा है, सारे एनायन को टच कर रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा इस इमेज पे। Yes, sir. Yes, sir. ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, इसमें आपको अट्रैक्टिव वाली टच ज्यादा नजर आ रही है कि रिपल्सिव वाली टच ज्यादा नजर आ रही है? रिपल्सिव ज्यादा लग रहा है। क्या ज्यादा है? Attractive. Attractive. अट्रैक्टिव वाला टच है। देखो ये प्लस माइनस टच किया, ये प्लस यस सर, माइनस टच किया, प्लस माइनस टच किया तो अट्रैक्टिव ज्यादा है। रिपल्सिव वाली कोई टच किया है क्या एक दूसरे को? No, sir. नो सर। नहीं। तो ये वाला एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है, ये वाला एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है जहां पे हम एक आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। पर आप बोलोगे कि सर आप एक काम करो, कैटायन के साइज को और बढ़ा। मैं कैटायन के साइज को चलो और बड़ा कर दिया, इतना बड़ा। तो कैटायन के साइज को यदि मैं इतना बड़ा कर दिया तो एनायन तो बहुत दूर भाग गया। तो अब बोलोगे कि सर ये तो और अच्छा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये और अच्छा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पर कहानी सुनो, आप बना रहे हो, क्या बना रहे हो, एक सॉलिड न बना रहे हो। अब जब सॉलिड में आप बहुत बड़ा करते चल जाओगे कैटायन का, तो वॉइड स्पेस भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और जब सॉलिड बनाते हो तो आपको जो स्पेस होती है, फ्री स्पेस, उसको कम रखना है। तो आप एक पर्टिकुलर हद से ज्यादा बड़ा साइज नहीं कर सकते हो कैटायन का या एनायन का। ओके, कैटायन और एनायन के बीच में जो रेशियो होनी चाहिए, से दिस वन इज R माइनस एंड दिस वन इज R प्लस, इसको एक पर्टिकुलर रेशियो ही रहना पड़ेगा, तभी एक अच्छी सॉलिड तैयार होगी और अच्छी स्टेबिलिटी होगी। तो बोलने का मतलब है कि ये ज्यादा बड़ा हम इसको नहीं रख सकते हैं, तो सुटेबल एक साइज रखना पड़ेगा हमको, ऐसा साइज रखना है कि एनायन अपने आप में टच ना हो पाए और कैटायन एक छोटा सा जगह में यहाँ पे। ओके, ये साइज को इतना भी बड़ा नहीं कर देंगे, ये पॉजिटिव वाले के साइज को इतना भी ज्यादा हम नहीं कर देंगे कि चीजें दूर चल जाए और खाली स्पेस ज्यादा हो जाए। तो बोलने का मतलब क्या है, R प्लस और R माइनस, मतलब कैटायन का रेशियो और एनायन का रेशियो के बीच में, सॉरी कैटायन का साइज और एनायन के साइज के बीच में जो रेशियो है वो एक पर्टिकुलर ही रहनी चाहिए, या उससे ज्यादा हो जाएगा तो सॉलिड अच्छी नहीं बनेगी। गॉट इट? आई सपोज ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में समझ आ गया होगा कि नहीं आया? आ गया सर। तो मैं एक पॉइंट लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। डैश आर सराउंडेड बाय डैश so that there is maximum dash, बोलो, dash are surrounded by dash so that there is maximum dash. Cations and anions. Cations are surrounded by anions so that, इस तरह होनी चाहिए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अब क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला से देखो, यदि R प्लस और R माइनस के रेशियो को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ये R प्लस और R माइनस के रेशियो को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस। ओके, अब ध्यान देखना है ट्रायंगुलर वॉइड्स। देखो ट्रायंगुलर वॉइड में एक्चुअली जो आइडियल साइज होती है बेटा ट्रायंगुलर वॉइड में, इसमें जो रखना है इसके बीच में
वो क्या होनी चाहिए। ओके, ट्रायंगुलर वॉइड में यदि हमको कोई कैटायन को घुसाना है, ओके, यदि एक ट्रायंगुलर वॉइड में किसी कैटायन को हमको घुसाना है तो आइडियल जो साइज होनी चाहिए R प्लस और R माइनस की रेशियो इट शुड बी ग्रेटर देन 0.155। ये आपको याद रखना है, इसको आप भूल नहीं सकते हो, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 0.155 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, ओके, बड़ा या इक्वल टू एंड लेस देन 0.225, ओके, और 0.155 रहेगा तो एकदम सुटेबल साइज, ओके, और उससे बड़ी होती जाएगी तो रह सकता है, तो इससे छोटा ही रहना चाहिए, तभी एक कैटायन को आप ट्रायंगुलर वॉइड में डाल सकते हैं, ओके। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है ट्रायंगुलर वॉइड में? कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 3 होती है ना, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 3। नेक्स्ट होती है टेट्राहेड्रल वॉइड। यदि आपको टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम के बीच में बनती है? 4 के बीच में बनती है, 4 वहां पे 4 रहता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में यदि कोई कैटायन को रखना है तो R प्लस और R माइनस का जो रेशियो है वो 0.225 से बड़ा या इक्वल टू होना है या लेस देन 0.41, ओके। R प्लस और R माइनस का जो रेशियो है 0.225 से बड़ा या इक्वल टू या 0.414 से छोटा, तब आप टेट्राहेड्रल वॉइड में डाल सकते हो। टेट्राहेड्रल वॉइड मालूम है ना आप लोगों को? टेट्राहेड्रल वॉइड में रखने के लिए दीवार के बीच में रहना चाहिए। और टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 4। वहीं यदि आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखनी है, ओके, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6 होती है, ओके। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में यदि एक कैटायन और एनायन को आप कैटायन को एनायन के बीच में डालना है तो R प्लस और R माइनस की वैल्यू जो होती है 0.414 से ज्यादा रखना है और 0.732 से कम रखना है, ओके। एंड अनदर लास्ट टाइप ऑफ वॉइड जिसमें आप कोई कैटायन को डाल सकते हैं, दैट इज क्यूबिकल वॉइड। ध्यान रहे, समझ रहे हो ना, क्यूबिकल वॉइड का मतलब क्या है? चारों ओर एनायन है और कैटायन बीच में रखना है। टेट्राहेड्रल वॉइड में चारों ओर कैटायन है और बीच में एक एनायन को हम लोग डाल रहे हैं, सॉरी, चारों ओर एनायन है और बीच में एक कैटायन को डाल रहे हैं। क्यूबिकल वॉइड के लिए 0.732 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू एंड लेस देन 1, ओके, एंड लेस देन 1 उसकी रेशियो होगी, व्हाट इट। तो ध्यान रहे एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिसको आप भूल नहीं सकते हो बिल्कुल। यदि ट्रायंगुलर वॉइड में बहुत अच्छे से एक कैटायन को हटाना है तो स्पेस के बीच में, यदि टेट्राहेड्रल में आपको अच्छे से हटाना है तो स्पेस के बीच में, ऑक्टाहेड्रल में हटाना है तो दिस वन, ओके, और क्यूबिकल में आपको ये बता रखना, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बताओ तो बेटा क्यूबिकल वॉइड में? क्यूबिकल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा, ऑब्वियसली। देखो एक क्यूब होगा और आपको क्या करना है, एक क्यूब के बीच में जो वॉइड क्रिएट होती है उसमें एक कैटायन को आप घुसाओगे, बाकी ये सब जगह तो आपका एनायन तो होगा ही, ये सारे जगह पे एनायन प्रेजेंट, ओके। एनायन टोटल हो जाएंगे 8, है ना, ये वाले कॉर्नर पे सारे नेगेटिव वाले रहेंगे और बीच में जो रहेगा वो पॉजिटिव वाला कैटायन रहेगा और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 8।
4 ऊपर और 4 नीचे। तो ये मिस्टेक में मत रखना आप लोग कि वॉइड यदि खाली जगह है तो वहां पे कोई नहीं रह सकता है। वॉइड खाली स्पेस है मान लिया, पर उसके बीच में एक छोटा सा कैटायन एंटर कर सकता है, ठीक है ना। और क्या रेशियो रहनी चाहिए वो आप लोगों के सामने याद रखना। क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक कंपाउंड का 8 है और दे देगा ये सब वैल्यू, ठीक है ना। तो बोलेगा कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो है वो किससे कॉरस्पॉन्ड करता है। यदि ये वाला ऑप्शन रहेगा तो ये वाला आपको मानना, ठीक है ना। ये या कुछ भी लिख सकता है बोलो। तो ये वाला इज फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा दिस शुड बी द वैल्यू एग्जैक्ट, या इसके बीच का कोई वैल्यू रहेगा तब भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में आ सकती है। ओके, दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड। गॉट इट? एनी इशू इन दिस, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन दिस स्लाइड। किसी को कोई दिक्कत है इस स्लाइड में? एनीबॉडी? नो सर। नो No, चलो sir. चलो। Significance of LRR. LRR की क्या सिग्निफिकेंस है या लिमिटेड रेडियस रेशियो की क्या सिग्निफिकेंस है? लिमिटिंग रेडियस रेशियो आपको क्या क्या बता सकता है? नंबर 1 क्या बता सकता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो? कोई मुझे बताएगा? सर साइज। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमें वेरी इजीली पता चल रहा है। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आयनिक कंपाउंड का कैटायन का क्या साइज है और उसको एक पर्टिकुलर एनायन वॉइड में आप रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, और वहां पे वो रहेगा तो स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छे से हमें पता चलता है, क्योंकि यदि R प्लस और R माइनस का रेशियो बहुत ज्यादा है, मान लो 0.732 का है, और आपको बोला गया कि नहीं आप उसको हटाना है आपको ट्रायंगुलर वॉइड में, क्या ट्रायंगुलर वॉइड में आप उसको डाल के अच्छे से रख सकते हो? नहीं ना। No, sir. 0.732 है तो ऑब्वियसली आपको ट्रायंगुलर में तो उसको रखना पॉसिबल नहीं है। दैट विल बी केप्ट इन क्यूबिकल में ही अच्छे से रहेगी, R प्लस या R माइनस का जो रेशियो। थर्ड, ज्योमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल, ज्योमेट्री ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। एक आयनिक क्रिस्टल का ज्योमेट्री भी हमें अच्छा से पता चलता है, क्योंकि पता चल जाए कौन सा वॉइड में है तो उसका ज्योमेट्री भी हमें अच्छा से मिलेगा। स्ट्रक्चर कैसी है वो आराम से पता चल सकता है। ओके, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वॉइड कौन सा है? सबसे छोटा वॉइड कौन सा है? सबसे छोटा वॉइड कौन सा है? ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड सबसे छोटा होगा ना, क्योंकि R प्लस और R माइनस का रेशियो सबसे छोटा इसी का है। THB फिर OHB, क्यूबिकल, क्यूबिकल सबसे बड़ा वॉइड। ओके, क्यूबिकल वॉइड इज द बिगेस्ट वॉइड, जहां पे सबसे बड़े कैटायन को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछी जा सकती है, द बिगेस्ट कैटायन कैन बी एडजस्टेड इन व्हिच वॉइड? क्यूबिकल वॉइड में आप बिगेस्ट कैटायन को। कोई दिक्कत? एनीथिंग? पूछ लो, नहीं तो आगे टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे। Shall I move further? Okay.
बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो ध्यान से देखिए, अरेंजमेंट ऑफ hexagonal closed pack। अब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक सीट्स को कैसे अरेंज करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है हेक्सागोनल क्लोज पैक सीट, एक सिंगल सीट हेक्सागोनल क्लोज पैक सीट में एफिशिएंसी कितनी रहती है। एक सिंगल हेक्सागोनल क्लोज पैक सीट में एफिशिएंसी कितनी रहती है, पढ़ने 3/6 कितना रहता है 91%। मैंने बताया था हेक्सागोनल एक सीट है 2 डायमेंशन वाला, तो उसमें जो होती है एफिशिएंसी इज 91%। डिराइव भी करके दिया था आप लोगों को, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल सीट जो रहती है वो 2 डायमेंशनल एक बताया था, उसमें थी 78%, और 2 डायमेंशनल ए भी बताया था तो 91%। याद आया कि नहीं याद आया? याद आया? Yes, sir. और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैक सीट, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक सीट, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक सीट इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में यूज करेंगे। ओके, अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसे ध्यान से आप देखिएगा। टू जनरेट 2 डायमेंशनल arrangement must be हेक्सागोनल। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट बताइए। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हाँ फॉल्स। किसी को ऑडियो ऑन है तो डिस्टर्ब हो रहा है। क्या हुआ बेटा? तो किसी को ऑडियो ऑन है सर? ऑन है, ऑडियो ऑन है किसी का तो बहुत आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ऑफ करवा। अरविंद गैलेक्सी आप अपने ऑडियो को ऑफ करो, चलो जल्दी से। अरविंद गैलेक्सी A10 आपको मेरी ऑडियो मिल रही है? अरविंद प्लीज क्लोज योर ऑडियो। ये बताइएगा ये वाला ट्रू है कि फॉल्स है? एनीबॉडी? आर यू गेटिंग माय ऑडियो? मेरी ऑडियो सबको जा रही है कि नहीं जा रही है? यस सर। जा रही है। ट्रू है। ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। टू जनरेट 2 डायमेंशन एफिशिएंट पैकिंग, यदि आपको 2 डायमेंशन में एफिशिएंट पैकिंग करना है ऑब्वियसली आपको हेक्सागोनल रखना है। ओके, ये तो हो गई 2 डायमेंशन। बेटा ये कौन लड़का है? अरविंद गैलेक्सी प्लीज आप अपने ऑडियो और वीडियो को ऑफ रखो बेटा, ठीक है ना। टू डायमेंशनल में यदि आपको एफिशिएंट पैकिंग करनी है तो अरेंजमेंट को आपको हेक्सागोनल रखना है। तो ये हम लोगों ने पहले ही देखा है। अब देखो, यदि हम लोगों को 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशन में बदलना है तो आप सभी को मालूम है क्या करेंगे, एक सीट लेंगे 2 डायमेंशनल, मान लो हेक्सागोनल का ही एक 2 डायमेंशनल सीट लिए, फिर उसके ऊपर दूसरा सीट डालेंगे, फिर उसके ऊपर तीसरा सीट डालेंगे। इस तरह हमें 3 डायमेंशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशन में तो लेंथ और ब्रेथ रहता है, और यदि उसके ऊपर सीट रखते चले गए तो हमें हाइट भी मिल जाएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट आ जाएगी तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। ओके, तो 3 डायमेंशन हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से। सीट्स ऑफ 1 लेयर, सीट्स मतलब एक सीट को दूसरा सीट के ऊपर, सीट्स ऑफ 1 लेयर is placed above the
सेकेंड लेयर देखिएगा ध्यान से, जो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान से देखिए। सीड्स ऑफ वन लेयर, एक लेयर का सीट इज प्लेस्ड अबव द अनदर लेयर। कैसे प्लेस करना है वो बताया जाएगा। एक लेयर है सीट, उसके ऊपर दूसरा लेयर रखना है। ओके, दूसरा सीट रखना है। किस तरह रखना है? सो दैट स्फीयर ऑफ वन लेयर, सो दैट स्फीयर ऑफ वन लेयर occupy the void of below layer. Okay, occupy the void of below layer. समझो एक पल के लिए, मानो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एक सीट मान रहा हूं मैं, गॉट इट? ये एक सीट, ये एक लेयर है। इस लेयर को मैं एक लेयर मान लेता हूं, ठीक है ना। इसको मैं ए लेयर मान रहा हूं, ठीक है ना। दिस वन इज ए लेयर, मैं ये पूरा को ए लेयर मान रहा हूं, एक सिंगल लेयर। अब मैं इसके ऊपर दूसरा लेयर रखूंगा, और दूसरा लेयर को मैं किस तरह रखूंगा कि जो दूसरा स्फीयर आएगा इसके वॉइड्स को ढकेगा। दूसरा को मैं इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके वॉइड्स के ऊपर रखूंगा, ये वॉइड। Okay, obviously touch is better. Okay, this will touch it. Understood? इस तरह हम लोग सीट को रखेंगे। ध्यान से देख लो कि ये जो वॉइड है उसको ढकना है, और कौन से वॉइड को ढकना है ये बता दे रहा हूँ। टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकना है। ओके, सीट ऑफ वन लेयर, एक लेयर है आपके पास और दूसरा लेयर आप उसके ऊपर रखोगे, तो दूसरा लेयर जो रख रहे हो आप उसके ऊपर आप फर्स्ट लेयर के वॉइड्स पे, समझे बात को। और एक चीज और दिमाग में रखनी है, ओनली 50% ऑफ द void of one layer can be occupied by the sphere of second layer. ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक लेयर लिया, उसके ऊपर दूसरा लेयर रखा। दूसरा लेयर को किस तरह रखा? ताकि इसमें जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स को मैं ढक पाऊं, मैक्सिमम वॉइड्स को मैं ढक पाऊं इस लेयर से। ओके, और होता क्या है, मैं जब ढकने का कोशिश करता हूं तो ओनली 50% ऑफ द वॉइड ऑफ वन लेयर, सिर्फ 50% ऑफ द वॉइड ऑफ वन लेयर कैन बी ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर मैं जब रखता हूं फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो नीचे वाला लेयर का सिर्फ मैं 50% वॉइड को ही ब्लॉक कर पाऊंगा। बोलने का मतलब क्या है, यदि वह नीचे वाले लेयर में 6 खाली जगह है, 6 खाली जगह है, और ऊपर से मैं जब दूसरा लेयर डालता हूं तो नीचे वाले का सिर्फ मैं कितना वॉइड्स को भर पाऊंगा, बताना कोई मुझे? 3 को भर पाऊंगा। यदि नीचे वाले में 20 वॉइड्स हैं तो ऊपर से मैं स्फीयर रखूंगा तो कितने वॉइड्स को भर पाऊंगा? 10 भर पाऊंगा। समझ गए? और एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग कौन से वॉइड्स पे रखते हैं सेकेंड लेयर को? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे रखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जो ये फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, सेकेंड लेयर जो प्लेस होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्लेस होता है। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो चलिए, ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल सीट लेंगे, फिर उसके वॉइड्स के ऊपर दूसरा 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल सीट रखेंगे, और इस तरह रखेंगे कि मैक्सिमम वॉइड्स को ऑक्युपाई करे, और मैक्सिमम वॉइड जो ऑक्युपाई हो पाती है वो 50% है, 50% से ज्यादा नहीं हो पाता। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग करेंगे। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसको हम लोग HCP बोलेंगे, HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ओके, अब ये किस तरह होगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले से गौर करो, ठीक है। इसे वॉइड्स में रख दें। ये कैसा है? एक 2 डायमेंशनल सीट है, ठीक है ना। किसका सीट है ये 2 डायमेंशनल? ये ए टाइप का है कि AB टाइप का है? AB टाइप, AB टाइप का है, AB टाइप का है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक दूसरा लेयर रखूंगा। कहाँ रखूंगा? टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखूंगा। ओके, इस तरह रखूंगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इस वॉइड को ऑक्युपाई करने का कोशिश किया, है ना। 4 से कांटेक्ट में है तो दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। अंडरस्टूड? मैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखने का कोशिश किया। अंडरस्टूड? फिर ये वाला भी जो है टेट्राहेड्रल वॉइड पे ही रखा है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैं ब्लॉक कर दूंगा। ओके, सिमिलरली टेट्राहेड्रल वॉइड्स ब्लॉक होती है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स ब्लॉक। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत किसी को? नो। और यदि फिर देखो इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा। गॉट इट? तो हम लोग क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं दूसरा लेयर। तो दूसरा लेयर हम लोग जो लगाएंगे दैट विल बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड पे हम लोग रखते हैं। गॉट इट? तो आई सपोज आप लोगों को ये लेयरिंग समझ आ गई होगी कि लेयर्स को हम लोग किस तरह रखेंगे उसके ऊपर। गॉट इट? चलिए, अब यदि आप ध्यान से इसको समझने का कोशिश करो तो देखो किस तरह होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे में एक हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है कि नहीं? एक हेक्सागोनल यूनिट सेल होगी नीचे वाली जो 2 डायमेंशनल की होती है। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल के सारे कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और साथ में यहाँ पे भी एक एटम होता है। ओके, देखो ध्यान से देखना, नीचे वाला लेयर है हेक्सागोनल यूनिट सेल रहेगा ना, उसका AB टाइप है तो हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल में 6 वॉइड्स आएंगे। कितने वॉइड्स आएंगे? 6 वॉइड्स आएंगे। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ पे 6 वॉइड्स है तो 3 वॉइड्स ऑक्युपाई करेंगे। ओके, 6 वॉइड्स है तो 3 ही ऑक्युपाई। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद जैसे एक A लेयर आई तो फिर मैंने बीच में एक B लेयर रखा और फिर उसके बाद रिपीट हो जाएगी एक हेक्सागोन। गॉट इट? अंडरस्टूड? यहाँ पे देखो, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसा होता है, पहले मैंने एक A लेयर लिया, ठीक है ना, वो AB टाइप का, खुद में ही AB टाइप का एक लेयर है। ओके, मैं उसको लेयर A मान लिया। अब उसके ऊपर मैं दूसरा लेयर B रखता हूं तो मान लो 6 वॉइड्स है तो मात्र 3 ही ढक पाऊंगा, तो 3 जो है इन फॉर्म ऑफ ट्रायंगल रखूंगा। फिर एक लेयर A खुद में AB है बट उसको मैं मान रहा हूं A लेयर, ठीक है ना, A लेयर। फिर उसके ऊपर
बी लेयर, फिर उसके ऊपर फिर से रिपीट हो जाती है ऐसी लेयर। तो इस टाइप के पैकिंग को बोला जाता है एबी टाइप। ओके, सिमिलरली ये कैसा होगा, ए बी, नीचे में भी एक बी आ जाएगा। गॉट इट? तो यदि आपसे पूछा जाए, वेरी सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी यूनिट सेल में? एक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? क्या आपको, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि हर एटम कितने एटम्स को टच करेगा, बता सकते हो? यदि ये बार मैं आप बता सकते हो हर एक एटम कितने एटम को टच करेगा? 6। ध्यान से, यदि ये वाला एटम का बात कर रहा हूं तो ये एटम एक इसको टच करेगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, छठा इसको, ठीक है ना? 6 तो अपने ही लेयर में टच करेगा। फिर इसके ऊपर में 3 रख देते हैं, 6 वॉइड्स है तो 3 तो इसके ऊपर ही में रख दिए, तो 3 तो और टच करेगा नहीं इसको। यहाँ पे जब रखेंगे तो 3 इसको टच करता है, तो ये हो गया 7, ये 8 और ये 9, ठीक है ना? तो ऊपर वाले लेयर में 3 और टच किया, और नीचे से भी रख रहे हैं हम लोग, तो नीचे से भी और 3 टच हो रही है, 10, 11, 12। तो एक जो स्फीयर होता है या एक एटम होता है, टोटली 12 एटम के टच में होता है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ओके, 12, 6 in one layer plus 3 above and 3 below। 6 ऊपर और 6 नीचे टच करता है, हाँ, 3 ऊपर और 3 नीचे टच करता है। क्लियर है? देखो ये वाली है, अपने लेयर में 6 को टच किया, ये मान लो एक लेयर है, ठीक है ना, ए लेयर, ये अपने ही लेयर में 6 को टच करेगा, ये बीच वाला। फिर ऊपर से मैं रखूंगा जो 3 वॉइड को ढकेगा, वो भी टच करेगा, तो 6 और 3 9, और नीचे से भी 3 रहेंगे, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाती है 12 होता है। ओके, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। अंडरस्टूड बेटा? कोई दिक्कत? नो। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ आइए आप लोगों को? Yes sir। ओके, बट इस टॉपिक को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को मैं विद प्रॉपर डायग्राम आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज हैंड डायग्राम्स उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। नेक्स्ट क्लास में विद सम विजुअल्स मैं आपको ये वाली टॉपिक को दोबारा रिपीट करूंगा, एंड विद सम डेमोन्स्ट्रेशन आल्सो। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन में भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो एससीपी जो है आपकी क्वाइट क्लियर होगी। तो फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट वी विल रिपीट दिस टॉपिक। एससीपी जो है मैं दोबारा फिर से पढ़ा दूंगा स्टार्टिंग से आप लोगों को इन द नेक्स्ट क्लास। So thank you for today. We will meet you in the next class. Okay, thank you. Thank you sir। Thank you.